जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल पर। आइए मेरे भाई, जितने भी डीएलएड के छात्र हैं आप सभी को लग रहा होगा कि सर आज डीएलएड का क्लास ना ला करके सर बीपीएससी एईडीओ 2026 सर हेडलाइन आप लिख चुके हैं। तो मेरे भाई देखिए, ये क्लास जो है आप जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखिएगा, और जो एईडीओ का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दोनों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बीपीएससी। ये समझ करके चलिए कि बिहार लेवल का जितना भी एग्जाम होता है ना, जिसमें जीके जीएस पूछा जाता हो, ये कंटेंट उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है ना। जितने भी डीएलएड के छात्र हैं देखिएगा, आपको कई सारा क्वेश्चन इसमें ऐसा मिलेगा जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जो एईडीओ के छात्र हैं वो तो बिल्कुल इसको देखिएगा। जीके जीएस प्रैक्टिस सेट आज हम लोग पहला कवर करेंगे, जिसमें 50 एमसीक्यूज काफ़ी दमदार क्वेश्चन होगा। आप देखिएगा, पहले क्लास करिएगा, फिर आप बताइएगा कि सर क्लास कैसा लगा, तब हम आगे जो है कंटिन्यू क्लास लाएंगे। और अगले क्लास में हम कोशिश करेंगे 50 की जगह 100 एमसीक्यूज कराएं, यानी कि एक हफ्ते का समय। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि 7 दिनों में कम से कम हम जो है 700 से 800 क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं। वो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज का। और हाँ, जो है सब्सक्राइब वाला बटन हम लगा देते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो है सब्सक्राइब करने में नहीं समझ पाता कि सब्सक्राइब कैसे किया जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा सा सिंबल लगा देते हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है, जैसे नॉर्मली ये क्लास चल रहा है हमारा, तो जो सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर दिख रहा है, इसको आपको सबसे पहले क्लिक कर लेना है। कई सारे स्टूडेंट सिर्फ इस प्रकार से क्लिक कर करके छोड़ देते हैं। देखिएगा, उसके बाद आपको साइड में एक नोटिफिकेशन भी दिखाएगा, देखिए ये वाला। इसके बाद ये ज्वाइन भी दिखता है, ज्वाइन आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो नोटिफिकेशन वाला सिस्टम ये है। यानी इसके ऊपर फिर जब आप क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए क्लिक कर लिए, तो नीचे देखिएगा यहाँ पर ऑल वाला एक सेक्शन बन करके आता है, तो आपको इसको ऑल पर सिलेक्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पर मतलब हम क्लिक कर दिए, देखिए ये जल गया, देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरा व्हाइट हो गया। तो अब जाकर के आप क्लास का जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए, तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। चलिएगा, शुरुआत करते हैं सेशन का। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि बिहार में तिनकठिया प्रथा का संबंध किस खेती से था, बताइएगा। यदि आपसे लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, और हमारे आंसर बताने से पहले आपको अपना आंसर लगा लेना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ठीक है, और लास्ट में हम जो बताएंगे वो ईमानदारी से आप लोग जो है गलत होगा या सही होगा आपका वो करते चलिएगा। लास्ट में स्कोर बताइएगा कि हाँ सर 50 में से इतना सही हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी नील की खेती के लिए, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिएगा, जिसमें जो ज़्यादा लगेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट के अनुसार, तो आप बताते चलेंगे साथ में। 1857 के विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। बिहार से नेतृत्व किसने किया था 1857 वाला विद्रोह। तो कहिएगा सर जी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बाबू वीर कुंवर सिंह तेगवा बहादुर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, बताइए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट आपको तीनों बता देते हैं, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। 1920 में कहिएगा सर जी असहयोग आंदोलन, क्या हो जाएगा मेरे भाई, असहयोग आंदोलन, है ना, 1920 में। 1930 में क्या था, कहिएगा सर सविनय अवज्ञा आंदोलन, लिख लीजिए, यदि नोट बना रहे तो बगल में लिख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1942 में क्या, कहिएगा सर जी यहाँ पर स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोनों आप लोग यानी कि ये तीनों ध्यान रखिएगा, बाकी चंपारण सत्याग्रह 1917 वाला भी ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। एकदम क्विक रिवीजन कराएंगे मेरे भाई, बताइएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, कहिएगा सर अच्छे से पता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, पहली राजधानी मगध साम्राज्य की, बताइए। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहिएगा सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजगीर गिरिव्रज, राजगीर गिरिव्रज। देखिए कहीं कहीं पे राजगीर नहीं मिलेगा, सिर्फ गिरिव्रज मिलेगा, तो लगाइएगा आंसर, ठीक है ना। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है, बताइए। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में कहाँ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, सासाराम में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, धर्मपाल ने की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। देखिए कह रहा है बिहार में स्वराज दल, ध्यान से लगाइएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, कहिएगा हाँ यहाँ पर श्री कृष्ण सिंह, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने, और कब मेरे भाई, अगर डेट पूछा जाए तो 1923 में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है, बताइए। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है।
करेक्ट आंसर कहिएगा सर जी बी हो जाएगा, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अच्छा, लोकमान्य के नाम से किनको जाना जाता है, कहिएगा सर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। किसको हो जाएगा मेरे भाई, बाल गंगाधर तिलक, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक जननायक वाला याद रखिएगा, जननायक के नाम से कहिएगा सर कर्पूरी ठाकुर, है ना, आप लोग पढ़े होंगे जननायक कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, इनको जाने जाते हैं। ये कुछ उपनाम है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण को लोकमान्य के नाम से, लोकनायक के नाम से, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और जननायक कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर कह रहे कि बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से सीमा साझा करता है, यानी कि ये हो गया पश्चिम बंगाल, ऊपर यहाँ पर पड़ता है सिक्किम, है ना, इसके अलावा इधर क्या पड़ता है, कहिएगा सर ये वाला नेपाल वाला एरिया है, तो ये पड़ता है बिहार। तो कह रहा है बिहार का कौन सा जिला है जो कि इधर है ना, ये पश्चिम बंगाल वाला एरिया, इसमें भी, इससे भी सीमा साझा कर लेता है और ऊपर नेपाल से भी सीमा साझा कर लेता है, वो कौन सा जो है कि जिला है, बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी यहाँ पर पड़ता है कौन सा, किशनगंज, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कोने में पड़ता है किशनगंज, जो कि नेपाल से भी टच करता है और पश्चिम बंगाल से भी टच करता है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन शामिल है, बताइए, RTE शामिल है किस अनुच्छेद में। करेक्ट आंसर मेरे भाई बी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का ए में, या फिर 21 का क ऑप्शन में मिल सकता है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी, बताइए। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में, कहिएगा सर जी राजस्थान में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और किस जिला में, तो नागौर जिला, ध्यान रखिएगा नागौर जिला। और कब, यदि डेट पूछा जाए तो पूछा जाता है, कहिएगा सर जी 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, राजस्थान, नागौर जिला, 2 अक्टूबर 1959, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, बताइए। किसको, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है, कहिएगा सर मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी कि CJI। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल सही जवाब। अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर कहता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, कहिएगा सर जी बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होता है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, कहता है कि लोकसभा में बिहार के लिए है कुल कितनी सीटें आवंटित है, बताइए। बिहार में लोकसभा में बिहार के लिए, यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, कहिएगा सर जी टोटल जो है 40 सीटें आवंटित है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि मौलिक कर्तव्यों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा, कर्तव्य की बात कर रहा है, तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, रूस से लिया गया है ना, USSR, रूस से। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा, संविधान के किस भाग में इसको रखा है, यदि भाग पूछा जाए तो पूछा भी जाता है, कहिएगा सर जी भाग 4 के क में, 4 के क में। देखिए ऑप्शन में आपको इस प्रकार से मिलेगा, 4 का ए, या फिर आपको अनुच्छेद जो है कि इस प्रकार से 4 का क, इस प्रकार से आपको मिलेगा। लेकिन पूछे अनुच्छेद किस में रखा गया है, तो कहिएगा सर जी अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल की बात सर 51 के ए में। फिर 51 के ए के जगह आपको कहीं पर 51 का क भी मिल सकता है। देखिए ए को ही हिंदी में क लिख दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ए का ही अगला जो मीनिंग है वो हिंदी में क लिख दिया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है। अच्छा, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपसे सवाल पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, बताइए। तो कहिएगा सर अनुच्छेद 17 में है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, DLED के भाई आप सभी को करा चुके हैं ना होमवर्क के रूप में, बताइएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त, कहिएगा सर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। सेशन कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे भाई, ठीक है ना, क्लास के एंड में आप बता सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन कौन थे, बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, कहिएगा सर अस्थायी अध्यक्ष थे यहाँ पर, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन वहीं पर यदि आपसे अस्थायी पूछा जाए तब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कहिएगा सर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लिख लीजिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा,
ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए तो अगले क्वेश्चन पर, यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, बताइए। शिक्षा को संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, कहिएगा सर समवर्ती सूची। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइएगा अगले क्वेश्चन पर, कहता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अच्छा, यहाँ पर लग रहा है साइंस से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ से बताइएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, कहेगा सर जी लीवर है, यकृत को, है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अच्छा, सबसे छोटी ग्रंथि किसको माना जाता है यदि पूछा जाए तो, हाँ आप सभी को है ना, ये कम्युनिटी पोस्ट के रूप में करा चुके हैं, कहिएगा सर पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड हो जाएगा, या पीनियल ग्रंथि कह लीजिए, ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी ग्रंथि कह रहा था तो यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहते हैं कि रक्त का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, बताइए। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, कहिएगा सर जी बहुत अच्छे से पढ़े हैं, विटामिन के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। अच्छा, ध्यान रखिएगा विटामिन के का रासायनिक नाम पूछा जाता है कई बार, तो के का रासायनिक नाम क्या है, कहिएगा सर जी फिलोक्यूनोन, लिख लीजिए कहीं पर फिलोक्यूनोन, ठीक है, या फिर इसी को कहीं कहीं पे मेनाक्यूनोन भी बोला जाता है, फिलो के जगह पे मेना यूज कर लिया जाता है। अच्छा, विटामिन ई का नाम क्या है, कहिएगा सर जी टोकोफेरॉल, क्या नाम है मेरे बाबू, टोकोफेरॉल, ठीक है, लिख लीजिए। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, अगला स्लाइड लिखिए, क्या हो जाएगा, कहिएगा सर जी एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। ये आप जो है स्पीड करके नहीं देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमको इतना स्पीड बोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये मेरे भाई है ना एकदम क्विक रिवीजन करा रहे हैं आप सभी को। अच्छा, विटामिन ए का क्या नाम हो जाएगा रासायनिक नाम, कहिएगा सर अच्छे से पता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल लिख लीजिए। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, बाद बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता जो है इसकी मापने की इकाई क्या है, बताइए। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, कहिएगा सर करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, डेसिबल, है ना। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है, डेसिबल में, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है, कहता है कि आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, बताइए। आनुवांशिकी का जनक कहिएगा सर ग्रेगर जॉन मेंडल, कौन हो जाएंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल। देखिए, अच्छा चार्ल्स डार्विन का भी नाम कई बार आता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, या इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है किस प्रकार से आता है। अगर पूछा जाए कि विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है, विकासवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कहिएगा सर चार्ल्स डार्विन को। या आपसे अगला इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था, तो कहिएगा सर इसी ने दिया था ना, प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। तो इससे रिलेटेड ये दोनों जो है कि पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। बाकी आनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, कहता है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम बताइए भाई क्या है। तो लाफिंग गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है, इसका रासायनिक फार्मूला N2O होता है। तो इसको बोलते किस प्रकार है, तो नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। किस ऑप्शन में दे रखा है, कहिएगा सर जी यहाँ पर तो सी में दे रखा है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ध्यान रखिए, इसको लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है। सूंघ लीजिएगा तो हंसते रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, कहता है कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताइए। कहिएगा सर जल का परिवहन यहाँ पर करेक्टनेस हो जाएगा बी, जाइलम के द्वारा। जौ से जल, है ना, यहाँ पर याद रखिएगा, जौ से जल, जौ से जाइलम। और फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, तो मेरे भाई भोजन। बस एक याद रखिएगा, उल्टा वाला याद हो जाएगा। फ्लोएम में क्या होता है, भोजन का परिवहन, और जल वाला जो है तो जाइलम में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर समझिए, देखिए क्या कर रहा है, इसको और थोड़ा छोटा कर लें क्या। देखिएगा यहाँ पर सवाल कर रहा है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी मापन इकाई है। प्रकाश वर्ष से हम किस चीज़ को मापते हैं, ये किसकी इकाई है। कहिएगा सर जी प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, लेकिन आप सभी को बताए थे डीएलएड वाला क्लास में, दूरी की तो इकाई है, लेकिन कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ से आपके घर के पास जा रहे हैं और प्रकाश वर्ष में उसको माप देंगे, है ना। प्रकाश वर्ष में मतलब एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक प्लेनेट वाला मापन होता है ना। तो खगोलीय दूरी, जितना भी खगोलीय दूरी होता है उसको मापा जाता है, लंबा लंबा दूरी मापा जाता है, कहते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। देखिए इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सभी को कराए भी थे। खगोलीय दूरी ये तो इसका इकाई प्रकाश वर्ष हो ही जाएगा, लेकिन सवाल पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में, है ना, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष में लिख लीजिए यहाँ पर, है ना, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है। तो कहिएगा सर जी आप बताए थे 9.46 × 10⁻⁴
15 मीटर। अच्छा, यही चीज़ यदि किलोमीटर में पूछ लिया जाए तब क्या करिएगा, उसको याद करने का जरूरत है। कहिएगा नहीं सर जी 1000 से भाग दे देंगे बस बन जाएगा, है ना। तो 9.46 गुना 10 टू द पावर, भाग देने का मतलब हो गया कि इसमें 3 शून्य घटा दीजिए, यानी कि 10 टू द पावर 12 बोल देंगे, है ना, और किलोमीटर बोल देंगे, बस हो गया। वो किलोमीटर में पूछेगा तो हम यहाँ पर 10 टू द पावर 12 करेंगे, और मीटर में पूछेगा तो 10 टू द पावर 15 कर देंगे। बाकी ध्यान रखिएगा प्रकाश वर्ष किसी इकाई है दूरी की, और कौन सी दूरी, खगोलीय दूरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। आइए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर। देखिए सवाल कह रहा है कि शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस वास्तव में क्या है, बताइए। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है वास्तव में। कहेगा सर जी ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसी को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं, यानी ड्राई आइस कहते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला CO2 ही होता है, लेकिन बोलते किस प्रकार है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि शुद्ध जल यानी कि प्योर वाटर का pH मान कितना होता है। देखिए जल का प्योर जल का यदि pH मान पूछा जाए तो ध्यान रखिए, जब जल प्योर है तो फिर उदासीन होगा। इसका pH मान कितना हो जाएगा, उदासीन का कितना होता है, कहिएगा सर जी 7 होता है। 7 से यदि कम हो तो हम उसको अम्लीय बोलते हैं, 7 से अधिक हो तो उसको हम लोग क्षारीय बोलते हैं, और बीच में यदि लटका रह जाए यानी 7 हो जाए तो उसको हम लोग उदासीन बोलते हैं। तो शुद्ध जल का pH मान उदासीन होता है, यानी 7 होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। कहते हैं सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह बताइए कौन सा है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, कहिएगा सर जी शुक्र ग्रह को कहा जाता है ना, तो यहाँ पर दे रखा है वेनस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, शुक्र ग्रह से रिलेटेड पूछा जाता है भोर या सांझ का तारा किसको कहा जाता है, कुछ इन्हीं कारणों से, चूंकि ये चमकीला ग्रह है। तो भोर या सांझ का तारा किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है, लिखा ही देते हैं, लिख लीजिए भोर या सांझ, इस प्रकार से सांझ लिखा रहेगा आपको, इस प्रकार से सांझ, भोर या सांझ का तारा इसी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आइए तो अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, बताइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान, कहिएगा सर जी 12वां स्थान है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बाबू, यहाँ पर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहते हैं कि बिहार का राजकीय पक्षी बताइए क्या है, बिहार का राजकीय पक्षी। कहिएगा सर अच्छे से पता है, गोरैया, गोरैया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए इसलिए बोल रहे हैं डीएलएड वाला और है ना BPSC AEDO के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, है ना, क्योंकि बिहार लेवल का एग्जाम होता है तो उसमें ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है, राजकीय भाषा क्या है, ये सब तो पूछा ही जाएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए कह रहे हैं दोनों लोग देखिएगा, जो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो AEDO की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। अच्छा, गंगा नदी बिहार में जब प्रवेश करती है तो किस जिले में पहली बार ये प्रवेश करती है, यही ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कहिएगा सर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बक्सर में प्रवेश करती है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यूपी से लगता है ना। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहते हैं कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, बताइए। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, कहिएगा सर किशनगंज में होता है, किशनगंज में। करेक्ट आंसर मेरे बाबू ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि किस नदी को बिहार का शोक, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन नस नस में बैठ गया होगा सभी को, बिहार का शोक कहिएगा सर अच्छे से पता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है विश्व का सबसे है ना, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताइए, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। कहिएगा सर जी सी हो जाएगा, सुंदरवन का डेल्टा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए उपयुक्त होती है। डीएलएड वाले भाइयों आप सभी को बताए थे ना, सवाल पूछा जाता है काली मिट्टी से रिलेटेड। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, कहिएगा सर जी कपास के लिए। सवाल उल्टा भी पूछा जाता है कि कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है, तो कहिएगा काली मिट्टी है, बिल्कुल सही जवाब। करेक्ट आंसर मेरे बाबू यहाँ पर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। कहता है कि भाखड़ा नंगल जो बांध है ये किस नदी पर निर्मित है, किस नदी पर बना हुआ है, कहिएगा सर जी डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, सतलुज नदी पर बना है, अच्छे से पता है। आइए अगले क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो कहिएगा सर इंदिरा पॉइंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लेकिन यदि सवाल पूछा जाए कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि जैसे ही बोल दे मुख्य भूमि, तो ये शब्द ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमि जैसे बोले तो कन्याकुमारी हो जाए, जो कि तमिलनाडु में सबसे लास्ट पॉइंट पे पड़ता है, ठीक है। लेकिन पूछा जाए कि सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भारत का, तो है ना यहाँ पर अंडमान निकोबार में ग्रेट निकोबार पर पड़ता है, सबसे लास्ट में यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को किन किन नामों से जाना जाता है, यदि ये आपसे पूछ लिया जाए, वैसे मोटा मोटा मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। इंदिरा पॉइंट को 4 नामों से जाना जाता है। एक तो इंदिरा पॉइंट, इसके अलावा जाना जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। लिखना है तो लिख लीजिए, हम लिखवा देते हैं फटाफट।
किस नाम से कहिएगा सर, पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट, पॉइंट आप लिख लीजिए अपने से, ठीक है, पिगमेलियन पॉइंट। इसके बाद इसको पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, कहिएगा हाँ सर पार्सन पॉइंट, या फिर इसी को ला हिचांग, फिर पॉइंट नहीं लिखना है, ला हिचांग सिर्फ, है ना, तो ला हिचांग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा है ना ये दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से तो इनको जाना ही जाता है, तो ये सारा ध्यान रख करके चलिएगा। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। बेसिक ये सब क्वेश्चन है मेरे भाई, पूछा ही जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कहिएगा सर बहुत बार पढ़े हैं, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, लेकिन कौन कौन सा, कई सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो लिख लीजिए। सबसे पहले सर गुजरात में है ना, तो ये हम लिखवा रहे हैं किधर से, पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले कहाँ पर, गुजरात में। उसके बाद कहिएगा सर जी राजस्थान में, उसके बाद कहिएगा सर जी MP में, मध्य प्रदेश में। इसके बाद कहाँ पर कहिएगा सर जी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद कहाँ पर कहिएगा सर जी झारखंड में। फिर कहाँ तक कहिएगा सर जी वेस्ट बंगाल में। तो ये तो हो गए टोटली 6, लेकिन लास्ट में फिर बंगाल को पार करने के बाद है ना, ये बंगाल नहीं बोलेंगे, बांग्लादेश को पार करने के बाद आगे जाकर के फिर ये त्रिपुरा को टच करता है और फिर मिजोरम को। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिलाकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर C होगा। आइए अगला क्वेश्चन समझिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है बताइए। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष, देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन A, कहिएगा सर जी सुमन बेरी है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष। लेकिन यदि पूछा जाए कि नीति आयोग के अभी वर्तमान CEO कौन है, तो इसी फरवरी में चेंज हुआ है, फरवरी 2026 में CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो कहिएगा सर जी निधि छिब्बर। कौन हो जाएगा, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, ठीक है, निधि छिब्बर। ये अभी वर्तमान में नीति आयोग के CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं निधि छिब्बर। लेकिन वर्तमान उपाध्यक्ष बोला जाए तो सुमन बेरी। लेकिन यदि पूछा जाए कि पदेन अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, तो हमेशा देश का प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री कौन है, कहिएगा सर श्री नरेंद्र मोदी। तो वही हो जाएंगे नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। तो तीनों पॉइंट ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। कहते कि बिहार बजट 2026 में सबसे अधिक धनराशि किस क्षेत्र को आवंटित की गई है। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर C हो जाएगा, कहिएगा सर जी शिक्षा को मिली है, ठीक है, यहाँ पर C सही जवाब हो जाएगा। अच्छा इसके साथ आपको करंट अफेयर भी कराते जा रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा वो भी क्लियर करा देंगे। कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए मेरे भाई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO का मुख्यालय, कहिएगा सर अच्छे से पता है, करेक्ट आंसर यहाँ पर बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना, तो B सही जवाब। आइएगा अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के गवर्नर कौन है बताइएगा। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर, कहिएगा सर जी संजय मल्होत्रा है। अच्छा ये किसको रिप्लेस कर करके आए हैं, तो इससे पहले कौन था, कहिएगा सर जी शक्तिकांत दास था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, ध्यान रख करके चलना है आपको। वर्तमान RBI के गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा साहब, ठीक है। अच्छा ये कितने नंबर के यदि आपसे पूछ लिया जाए तो मोटा मोटा ध्यान रखिएगा, ये 26वें नंबर के हैं, ठीक है ना। चलिए अच्छा अगले क्वेश्चन पर आइए। कहते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से, कहिएगा सर जी करेक्ट आंसर C हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताइए किस उत्पादन को बढ़ाने से है। नॉर्मल क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा ये दूध से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो कहिएगा सर जी दूध से है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर आइए। ये भी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है या नहीं। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST किस तारीख को लागू हुआ था, बिल्कुल पूछ सकता है आपसे। तो कहिएगा सर जी करेक्ट आंसर C हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को, है ना। भारत में GST जो लागू होता है वो 1 जुलाई 2017 से हो जाता है, तो करेक्ट आंसर C हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पर आइए, लास्ट 2 क्वेश्चन। कहता है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए। कहेगा सर जी यहाँ पर करेक्ट आंसर वाशिंगटन DC हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वाशिंगटन DC, B बिल्कुल सही जवाब। आइएगा अगले क्वेश्चन पर, देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे कम है बताइए। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, कहेगा सर करेक्ट आंसर D हो जाएगा शिवहर का, ठीक है, शिवहर का D यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। अब कहिएगा सर 2023 वाला पूछ सकता है क्या, तो देखिए G20 वाला जो क्वेश्चन है हो सकता है आपसे 2023 वाला पूछ सकता है, बाकी हम 24-25 वाला भी करा देते हैं।
तो 2023 से आप याद रख के चलिए। 2023 वाला G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? तो चूंकि इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो किया था भारत ने ही किया था, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी, यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, भारत में हुआ था इसलिए ये पूछ सकता है। अब 2024 का हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो लिख लीजिए कहीं पर नोट यदि आप बना रहे हैं तो। 2024 में हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ पर? कहिएगा सर जी ब्राज़ील में। अच्छा, 2025 में कहाँ पर हुआ था? तो ये भी लिख लीजिए, कहिएगा सर जी दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। अच्छा, 2026 में कहिएगा सर ये अभी हुआ नहीं है, ये होगा दिसंबर में जाकर के ना। तो कब हो सकता है? ये दिसंबर 2026 में जाकर होगा। और कहाँ होगा? USA में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये तीनों आप ध्यान रखिएगा, बाकी 23 वाला भी ध्यान रखिएगा, भारत में हुआ था इसलिए। ठीक है ना। तो आप सभी का क्लास यहाँ पे एंड होता है। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसा लगा मेरे भाई, क्विक रिवीजन आप सभी को कैसा लगा। और कहिएगा तो अभी तो सिर्फ इसमें 50 क्वेश्चन शामिल किए थे, आप लोग का कमेंट रहेगा तो हम इसमें 100 क्वेश्चन लेकर के आएंगे डेली का डेली। ठीक है ना। उसके बाद कहिएगा तो फिर हिंदी का भी करा देंगे उसी प्रकार से। ठीक है ना, सुबह शाम ला करके करा देंगे। तो चलिएगा, आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा। और यदि आप सभी लोग इस क्लास का PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं। डीएलएड वाले भाइयों को पता होगा, आप सभी लोग भी जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हो सके तो हम पिन कमेंट में भी दे देंगे। ठीक है ना, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को, वहाँ पर आपको फ्री में PDF मिल जाता है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। ठीक है ना। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।